dear students, we are going to discuss physical chemistry paper of NIT examination 2020 जो कि आज 2 to 5 PM हुआ है। मैं बारी बारी से फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा और इन सभी का वीडियोस आपको बारी बारी से यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा आफ्टर एडिटिंग। तो लेट नाइट तक और अर्ली मॉर्निंग तक सारा का सारा वीडियोस आपके पास होगा, जिसमें कि आप बहुत अच्छे से सारे कंसेप्ट को समझते हुए पूरे सॉल्यूशन को समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं, द रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 4.606 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। तो रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का दिया हुआ है 4.606 10⁻³ सेकेंड इनवर्स और कहा जा रहा है कि टाइम रिक्वायर्ड कितना होगा 2 ग्राम रिएक्टेंट से फाइनली 0.2 ग्राम रिएक्टेंट बनने में। ठीक है, गौर कीजिएगा, मास के टर्म में बात करा गया है। अब आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पता है फॉर्मूला Kt इज इक्वल टू 2.303 log C नॉट अपॉन सी। ये कंसंट्रेशन के टर्म में मैं लिख रहा हूं। अब जरा गौर कीजिएगा कि कंसंट्रेशन को हम मोल पर यूनिट वॉल्यूम कह सकते हैं। मोल पर यूनिट वॉल्यूम दोनों के लिए सेम, इनिशियल फाइनल के लिए सेम। ये C0 है और ये Ct है कंसंट्रेशन, तो वॉल्यूम सेम है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं मोल के टर्म में 2.303 log N0 अपॉन Nt। क्लियर है। अब N0 यहां पर है इनिशियल मोल, Nt है फाइनल मोल। वॉल्यूम गॉट कैंसिल्ड, वॉल्यूम सेम था भाई, वेसल सेम है, सेम वेसल में रिएक्शन हो रहा है। शुरू में जो वेसल था वही बाद में वेसल है आपके पास। अब मोल को आप क्या कर सकते हो, मास बाई मोलर मास लिख सकते हैं। और मोलर मास भी क्या है, जो भी रिएक्टेंट है आपका उसका मोलर मास तो फिक्स ही है, क्योंकि रिएक्टेंट फिक्स है। जो रिएक्टेंट आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कर रहा है वो रिएक्टेंट फिक्स है और इसलिए मोलर मास फिक्स है। तो इसलिए हम लोग इसको 2.303 log M0 अपॉन Mt भी लिख सकते हैं और यही मास ही आपको दिया हुआ था M0 अपॉन Mt। तो चलिए हम रखते हैं 4.606 10⁻³ इंटू T एंड दैट इज इक्वल टू 2.303 और हो जाएगा log M0 दिया हुआ है आपके पास 2 ग्राम, Mt दिया हुआ है 0.2 ग्राम, मतलब दिस इज नथिंग बट log 10। देख सकते हैं आप आसानी से log 10, और इसका मतलब ये हो गया 2.303 और इसका मतलब हो गया 2.303 log 10 का वैल्यू सबको पता है 1, 4.606 और ये हो जाएगा 10⁻³ ऊपर मल्टीप्लाई और इसका मतलब ये आ गया 500 सेकेंड। और इसलिए इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, जो कि आप आसानी से समझ सकते हो। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें यह कहा गया है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस किया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना। सभी लोग को रिएक्शन पता होगा बायोमोलिक्यूल्स का। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया गया है, नीचे लिखा हुआ है Kc का वैल्यू है 2 × 10⁻13 300 केल्विन पे। ये Kc का वैल्यू 300 केल्विन पे है। तो डेल्टा G0 R ऑफ द रिएक्शन एट सेम टेम्परेचर क्या होगा। बहुत आसान सवाल, फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है बेसिकली। डेल्टा G0 जो होता है रिएक्शन का, या डेल्टा G0 -2.303 NR -2.33 RT log K इक्विलिब्रियम होता है। अगर आप इसी को ln में लिखोगे, मतलब ये log बेस 10 है, अगर आप इसको ln में ही लिखोगे तो फिर आपको 2.303 करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, K इक्विलिब्रियम लिखोगे आप। अब सबका वैल्यू रख दिया जाए तो R का वैल्यू होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। टेम्परेचर का वैल्यू है 300 केल्विन, 300 केल्विन पे ही बात हो रहा है। और ln K इक्विलिब्रियम में आप Kc का वैल्यू रख दोगे 2 × 10⁻13। तो यही आपका वैल्यू होने जा रहा है, जो कि आप देख सकते हो कि किससे आ रहा है, -8.314 जूल पर मोल पर केल्विन इंटू 300 केल्विन इंटू
ln 2 into 10 power 13। तो आंसर आपका क्लियर है कि ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। बहुत आसान सवाल, फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन था, फॉर्मूला को ही बस बोल दिया कि फॉर्मूला बताइए, आपको कैलकुलेशन भी नहीं करवाया गया, बहुत इजी क्वेश्चन कहलाएगा ये। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन ये भी है सॉलिड स्टेट का। कहा यह जा रहा है कि एन एलिमेंट हैज बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर विथ एन एज लेंथ ऑफ 288 पिकोमीटर, द एटॉमिक रेडियस इज। तो आपको कहा यह गया है कि बीसीसी स्ट्रक्चर है, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, बीसीसी स्ट्रक्चर है। तो इन बीसीसी स्ट्रक्चर का मतलब हुआ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो जो एटम होता है बॉडी डायगोनल के लॉन्ग, जो क्यूब का बॉडी डायगोनल होगा उसके लॉन्ग आपस में टच करता है। तो इन बीसीसी स्ट्रक्चर एटम्स अलोंग बॉडी डायगोनल, atoms along body diagonal touch each other, atoms along body diagonal touch each other। अब बॉडी डायगोनल का लेंथ देखिए 4 एटम हो जाएगा। कैसे 4 एटम होगा भाई, ये कॉर्नर वाला एटम, ये कॉर्नर वाला एटम और ये बीच वाला एटम बॉडी सेंटर वाला, ये बीच वाला बॉडी सेंटर वाला एटम है, ये और ये कॉर्नर वाला एटम है। अब बॉडी डायगोनल तो आपको पता होगा क्यूब का √3a होता है, फेस डायगोनल √2a होगा, बॉडी डायगोनल √3a होगा, जहां पर a जो है एज लेंथ है। तो यहां पर क्या हो जाएगा जरा देखिए, ये r है, ये 2r है और ये r है, तो 4r इज इक्वल टू हो जाएगा √3a। और इसका मतलब है a का वैल्यू जरा देखिए दिया हुआ है, एज लेंथ जो है आपको दिया हुआ है 288 पिकोमीटर। तो r का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो, √3/4 इंटू 288 पिकोमीटर। कैलकुलेशन आपको करवाया नहीं है, तो आंसर आपका इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का बहुत क्लियरली ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा यह गया है, गैस स्टेट का क्वेश्चन है, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पे। कहा यह गया है कि एक मिक्सचर है N2 और आर्गन का है, मिक्सचर ऑफ N2 एंड आर्गन गैसेस in a cylinder contains 7 gram N2 and 8 gram argon. If the mixture of gases in the cylinder is at 27 bar, यहां पर प्रेशर होगा is at 27 bar, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 तो देखिए मिक्सचर है N2 का और आर्गन का, इसका 7 ग्राम दिया हुआ है और इसका 8 ग्राम दिया हुआ है, मास दोनों का दिया हुआ है। चलिए मोल निकाल लेते हैं। तो मोल कितना होगा, ये मास दिया हुआ है तो मोल हो जाएगा 7 आप समझ सकते हो 28 होगा इसका मोलर मास, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, तो N2 का मोलर मास मोलिकुलर मास हो जाएगा 28, तो इस तरह से हो जाएगा 1/4 और यहां पर हो जाएगा 8/40 दैट इज इक्वल टू 1/5 मोल। तो ये हो गया 1/4 मोल N2 और आर्गन हो जाएगा 1/5 मोल। ये दोनों चीजें क्लियर है, आई थिंक सभी लोग को क्लियर होगा, कोई आपत्ति नहीं है। अब यहां पर गौर कीजिएगा, प्रेशर टोटल दिया हुआ है कितना है 27 बार, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 पूछ रहा है। जरा डाल्टन लॉ याद कीजिए, किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट टू टोटल प्रेशर के बराबर होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इंटू P टोटल। अब मोल फ्रैक्शन क्या होगा जरा ध्यान देते हैं, मोल फ्रैक्शन हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 और प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ आर्गन और इंटू P टोटल। क्लियर है बात। अब जरा उधर हम लोग आते हैं और देखते हैं, कैलकुलेशन करना है बस। तो Pn2 विल बी इक्वल टू, आपके पास है नाइट्रोजन का मोल 1/4 और आप 1/4 को 0.25 भी लिख सकते हो ना, और यहां पे 0.25 प्लस 0.2, तो 0.25 प्लस 0.20 और इस तरह से हो जाएगा 27 बार टोटल प्रेशर है। तो इस तरह से हो जाएगा 0.25 अपॉन 0.45 इंटू 27 बार। तो कैंसिल आप आसानी से कर सकते हो, ऊपर 5 से कटेगा, नीचे 9 से 5 अपॉन 9 इंटू 27 बार
और इस तरह से ये हो जाएगा 3 से कटेगा मतलब 15 बार, मतलब N2 का जो प्रेशर आएगा वो 15 बार आएगा। सिंपल डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का यूज था और इसलिए करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन विल बी फर्स्ट ऑप्शन। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा यह जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो भाई नंबर ऑफ एटम्स अगर आप निकालना चाहते हो तो क्या लिखते हो आप? देखिए अगर एटम में ही एटम पूछ रहा है तब तो मास बाय ग्राम एटॉमिक मास इंटू वो गाड्रो नंबर करोगे, लेकिन मॉलिक्यूल में पूछ रहा है, जैसे यहां पे देखिए मॉलिक्यूल में पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे? मास बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर और मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिसिटी। याद होगा इन एनी मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में इन एनी मॉलिक्यूल मैंने ये फॉर्मूला यूज किया है, मैं लिख देता हूं, बोल तो दिया ही था मैंने। नंबर ऑफ एटम्स को आप लिख सकते हो क्या? मास बाई ग्राम एटॉमिक ग्राम मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिसिटी। तो ये फॉर्मूला है जो कि हमने यूज किया है। चूंकि O2 एक मॉलिक्यूल है तो इसलिए मॉलिक्यूल के लिए जो कंसेप्ट होता है, जो फॉर्मूला होता है, मास बाय ग्राम मोलिकुलर मास इंटू गाडो नंबर इंटू एटॉमिसिटी, मतलब ये 1/16 Na आया। बाकी सभी ये देख सकते हैं ऑप्शन में सभी जगह एटम है, तो इसलिए हम लोग सीधा सीधा नंबर ऑफ एटम्स लिखते चले जाएंगे। मास बाई क्या? एटॉमिक मास 1/7 इंटू वो गाडो नंबर। थर्ड ऑप्शन में अगर हम इसी तरह से लिखें तो 1/108 इंटू वो गाडो नंबर, और फोर्थ ऑप्शन में अगर हम लिख दें ऐसे ही तो आपके पास हो जाएगा 1/24 इंटू वो गाड्रो नंबर। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे पूछा यह गया है कि सबसे ज्यादा एटम कहां होगा, तो सबसे ज्यादा एटम कहां होगा भाई? तो आप देख सकते हैं सेकेंड ऑप्शन में सबसे ज्यादा एटम है। सीधा सा रूल यही यूज कर सकते थे कि जिसमें एटॉमिक मास कम होगा उसमें नंबर ऑफ एटम ज्यादा होगा, और इसलिए सेकेंड ऑप्शन 1 ग्राम लिथियम will have maximum number of atom here. So this is the next question. कहा गया है कि 2Cl अगर Cl2 गैस बना लेता है, 2 क्लोरीन एटम अगर Cl2 गैस बना लेता है, तो इसमें क्या क्या रिएक्शन में चेंज होगा डेल्टा H और डेल्टा S का। देखिए सबसे पहली बात है, एटम जो है दो वो मॉलिक्यूल बना रहा है, तो ये जो है बॉन्ड फॉर्मेशन का केस है, और बॉन्ड फॉर्मेशन आपको पता होगा हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। कभी भी जब दो एटम या उससे ज्यादा एटम आपस में बॉन्ड बनाएगा तो एनर्जी रिलीज होगा। बॉन्डिंग का डिफिनीशन ही यही होता है कि जहां पर एनर्जी सफिशिएंट अमाउंट से रिलीज करे। तो एक चीज तो साफ दिख गया कि जो डेल्टा एच आर होगा वो लेस देन 0 होगा। अब आगे बात करते हैं, हुआ क्या है, दो एटम था आपके पास फ्री, और वो दोनों एटम को आपने जोड़ दिया है, मॉलिक्यूल जब बनाया है तो इस तरह से कुछ जोड़ दिया है। तो हुआ क्या कि पहले जहां पर दो एटम फ्री था वो सब आपस में जुड़ गया है, तो यहां पर भी देख सकते हो आप रैंडमनेस डिक्रीज किया है, और रैंडमनेस डिक्रीज किया है इसका मतलब है कि इंट्रोपी भी डिक्रीज किया है। रैंडमनेस का मेजरमेंट ही इंट्रोपी होता है, तो इंट्रोपी भी घटा और इंथैल्पी भी घटा। दोनों डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों निगेटिव होगा इस पार्टिकुलर केस के लिए। और अगर आप ऐसा ऑप्शन देखोगे, मैंने लगता है गलत लिख दिया है यहाँ पे, कोई बात नहीं, ये दोनों निगेटिव होगा और दोनों निगेटिव होगा, और इसलिए करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन विल बी फर्स्ट ऑप्शन। दोनों सेम लिख दिया था मैंने ऑप्शन, कोई बात नहीं, दोनों निगेटिव होगा। ऑप्शन में आपको दिया गया है दोनों का दोनों, चाहे डेल्टा एच की बात करें, चूंकि बॉन्ड फॉर्मेशन है, एक्सोथर्मिक फिनोमेना होगा, डेल्टा एच निगेटिव, और एंट्रोपी इसलिए निगेटिव होगा बिकॉज दो एटम आपस में जुड़ जा रहा है, इसका मतलब रैंडमनेस घट जा रहा है और इसलिए एंट्रोपी भी घटेगा। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि इस पार्टिकुलर रिएक्शन में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे चेंज कर रहा है। तो जरा देखिए, आपके पास है शुरू में CH4 और बाद में हो गया है CCl4। चलिए दोनों में हम लोग कार्बन का एटॉमिक नंबर निकाल लेते हैं। देखिए कार्बन का अगर आप x मानते हो, हाइड्रोजन का आप क्या मानोगे?
हाइड्रोजन अगर कार्बन के साथ होगा तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ होगा, चूंकि नॉन मेटल है कार्बन। हाइड्रोजन मेटल के साथ होता है तो हाइड्रोजन का -1 लिया जाता है ऑक्सीडेशन नंबर, अगर नॉन मेटल के साथ होगा तो +1 लिया जाएगा, तो मैं +1 लूंगा और इस तरह से आपका ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का यहां पर -4 हो गया। अब चलिए बात यहां पे करते हैं, क्लोरीन अगर टर्मिनल एटम है तो -1 होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर, और इसका मतलब इसका फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का हो गया +4। तो शुरू में आपके पास कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है -4 और बाद में +4, और इसलिए करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन विल बी फर्स्ट ऑप्शन। -4 से +4 ही ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज है कार्बन एटम का। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा यह गया है कि द मिक्सचर दैट शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉट्स लॉ। रॉट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन कौन करेगा? देखिए, रॉट्स लॉ फॉलो करता है कोई मिक्सचर अगर कंपोनेंट्स एक तरह के नेचर का हो, दोनों नॉन पोलर हो, दोनों पोलर हो, और सिमिलर एटॉमिक वेट का, मोलिकुलर वेट का हो, बहुत ज्यादा मोलिकुलर वेट में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए बेंजीन एंड टॉलिन, ये आइडियल सॉल्यूशन मतलब रॉट्स लॉ को फॉलो करेगा। ठीक है, दोनों नॉन पोलर है, दोनों का मोलिकुलर मास सिमिलर है। क्लोरोइथेन एंड ब्रोमोइथेन भी एक ही तरह के नेचर का है, फैमिली का है, ये भी आइडियल सॉल्यूशन ही बनाएगा। क्लियर है? आइडियल सॉल्यूशन वैसे कंपोनेंट्स बनाते हैं जो सिमिलर नेचर के होते हैं और मॉलिक्यूलर मास आसपास में लाई करते हैं, तो ये हो गया आइडियल सॉल्यूशन। अब बात है एसीटोन, क्लोरोफॉर्म और इथेनॉल एसीटोन का। एसीटोन क्लोरोफॉर्म बहुत कॉमन एग्जांपल है, ये निगेटिव डेविएशन का केस है। क्यों निगेटिव डेविएशन का केस है भाई? क्योंकि जब आप एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को आपस में मिलाओगे तो दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगेगा जो कि बहुत ज्यादा मजबूत होगा कंपेयर टू एसीटोन एसीटोन के बीच में जो बॉन्डिंग है वो, और क्लोरोफॉर्म के बीच में जो बॉन्डिंग है उससे। तो अगर मॉलिक्यूल सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन बहुत मजबूत हो गया तो भाई सॉल्यूट और सॉल्वेंट इवेपोरेट कम करेगा तो वेपर प्रेशर कम ऑब्जर्व होगा, कहने का मतलब नेगेटिव डेविएशन दिखेगा। तो यही बात यहां पर था। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में आपको पता होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है, जिसके कारण से ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है। क्लियर है बात? समझ में आ गया होगा। तो आंसर तो अब आपके सामने है। आंसर यहां पर होगा थर्ड ऑप्शन, यही जो होगा पॉजिटिव डेविएशन करेगा, इसी का है प्रोबेबिलिटी। क्यों, कैसे? क्योंकि इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एसीटोन में डाइपोल डाइपोल बॉन्डिंग है। जब एसीटोन और इथेनॉल को मिलाओगे तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट होगा वो इथेनॉल के हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कम होगा। मतलब आप कह सकते हो सॉलिड सॉल्वेंट के बीच का जो इंटरेक्शन है वो वीकर हो गया कंपेयर टू सॉल्वेंट इंटरेक्शन। इसका मतलब है ज्यादा इवेपोरेट करेगा मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा मतलब पॉजिटिव डेविएशन। तो करेक्ट आंसर जो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत आसान सवाल है, कह रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन केफ दिया है 5.12 केल्विन केजी पर मोल, और आगे कह रहा है द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ मोललिटी दिया हुआ है 0.078 m कंटेनिंग नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इन बेंजीन। तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या होगा? तो डेल्टा टीएफ जो हो जाएगा वो जाएगा केफ इंटू एम। नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, कोई डिसोसिएशन वगैरह नहीं होना है, एकदम फॉर्मूला पुटिंग सवाल है ये सब। तो 0.078, और इसका मतलब है कि आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 0.399 के करीब आ रहा है, मतलब 0.40 केल्विन। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन विल बी फर्स्ट ऑप्शन। बहुत आसान सवाल, आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा यह गया है कि फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ NiOH का होल 2 इन 0.1 m NaOH। तो देखिए
NiOH का होल 2 का सॉल्युबिलिटी निकालना है इन 0.1 m, कॉमन आयन इफेक्ट का केस है। आप अगर 0.1 m NaOH में डालोगे तो OH माइनस 0.1 m आ जाएगा। तो NiOH का होल 2 को अगर हम Ni2 प्लस और प्लस 2OH माइनस में हम कर दें, ये एक्सेस है, सॉलिड है ये, और ये 0 होगा इनिशियल में और ये 0.1 m होगा। आपके पास OH माइनस है ना शुरू में, तो 0.1 m होगा। अब ये अगर ये सॉलिबिलिटी मान लो इसका S है तो ये भी S बना और ये 0.1 प्लस 2S बना। क्लियर है? तो KSP इसका क्या लिखोगे आप, Ni2 प्लस कंसंट्रेशन का पावर 1, OH माइनस कंसंट्रेशन टू द पावर 2। तो आपके पास KSP भी दिया हुआ है NiOH का होल 2 का 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15, एंड दैट विल बी इक्वल टू Ni2 प्लस का कंसंट्रेशन S और ये हो गया 0.1 प्लस 2S का स्क्वायर, और इसलिए हो गया आपके पास 2 इन 10 पावर माइनस 15 एंड दैट विल बी इक्वल टू S 0.1 का स्क्वायर। और इस तरह से 0.1 का स्क्वायर अगर आप करते हो तो 10 पावर माइनस 2, और इस तरह से सॉलिबिलिटी जो बचेगा वो इतना आ जाएगा। किया क्या मैंने यहां पर मैंने 0.1 प्लस 2S को लगभग 0.1 मान लिया, अप्रोक्सीमेशन किया गया, जो कि करना सही भी है। आप देख सकते हो सॉलिबिलिटी कितना कम आ रहा है, 2 इन 10 पावर माइनस 13 m, जो 0.1 से बहुत कम है। इसका मतलब जो है अप्रोक्सीमेशन बिल्कुल सही है। आसानी से इस तरह के सवाल में अप्रोक्सीमेशन होता है। अप्रोक्सीमेशन के लिए आपको पता होगा, इनिक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा होगा 5% रूल, कि जिसको आप अप्रोक्सीमेट कर रहे हो वो 5% से कम होना चाहिए या बराबर भी। तो ये तो बहुत कम है, 0.1 के रेस्पेक्ट में 10 टू द पावर माइनस 13 इज मच लोअर, बहुत कम है। इसको आप एकदम नेग्लेक्ट करोगे, तो इसलिए आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 3। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रोलिसिस का सवाल है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने जरूर पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में एकदम मेंशन किया गया है, और इस पार्टिकुलर केस को ही आपको कंसंट्रेशन इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रोलिसिस से समझाया जाता है। रूल ये होता है कि अगर आप सल्फेट को मतलब H2SO4 को इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, वाटर के साथ अगर आप मिला करके इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, तो एट लो कंसंट्रेशन डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 पर, एट लो कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 पर H2O का ऑक्सीडेशन हो जाएगा 4H प्लस O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन में। और एट हाई कंसंट्रेशन, अगर आप हाई कंसंट्रेशन लेते हो H2SO4 का, तो आपका सल्फेट का ऑक्सीडेशन होता है किस तरह से, H2OA2 माइनस में, इस तरह से हो जाएगा रिएक्शन। तो ये बेसिकली कंसंट्रेशन इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रोलिसिस है। अलग अलग कंसंट्रेशन पे अलग अलग प्रोडक्ट बन सकता है। तो बात यह है कि अगर आप लो कंसंट्रेशन लोगे H2SO4 का, तो वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो O2 बनेगा। अगर आप हाई कंसंट्रेशन लोगे H2SO4 का, तो SO4 2 माइनस में जो ऑक्साइड है वो कुछ ऑक्साइड परऑक्साइड बदल रहा है। इसमें एक बात गौर कीजिएगा, सल्फर का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, सल्फर तो +6 में इधर भी है उधर भी है, ऑक्सीडेशन हो रहा है नीचे में भी ऑक्सीजन एटम का ही ऑक्साइड से परऑक्साइड लिंकेज में जा रहा है, वहां परऑक्साइड लिंकेज होता है। एनीवे, हम लोग को यहां पे सवाल था कि अगर हम डाइल्यूट H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस करें तो क्या होगा। तो जैसा कि दिख रहा होगा, डाइल्यूट मतलब लो कंसंट्रेशन, और इसका मतलब वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, और इसका मतलब O2 बनेगा, और इसलिए थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्टिवेशन एनर्जी कॉलिजन थ्योरी से रिलेटेड सवाल है ये। करा है कि एन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑफ ए रिएक्शन लीड्स टू चेंज इन। अगर आप रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन चेंज करते हो तो क्या चेंज होगा। करा है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, कॉलिजन करने का रेट लग रहा है चेंज होना चाहिए, ज्यादा मॉलिक्यूल्स होगा तो ज्यादा कॉलिजन होगा। एक्टिवेशन एनर्जी को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से कोई मतलब नहीं है, हीट ऑफ रिएक्शन को भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से कोई रिएक्शन नहीं है, आइडेंटिटी पे डिपेंड करता है। एक्टिवेशन एनर्जी पाथ जो फॉलो कर रहा है रिएक्टेंट उस पर डिपेंड करता है।
थ्रेशोल्ड एनर्जी को भी कोई मतलब नहीं है नंबर से। तो नंबर पे कॉलिजन फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा नंबर होगा मॉलिक्यूल्स का उतना ज्यादा कॉलिजन फ्रीक्वेंसी होगा, क्योंकि जब कंसंट्रेशन ज्यादा होगा मॉलिक्यूल्स का तो आपस में जल्दी जल्दी कोलाइड करेगा। पर यूनिट वॉल्यूम जो नंबर ऑफ कॉलिजन्स होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही ज्यादा है। इसलिए बहुत सीधा सा आंसर होना था, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा अगर आप कंसंट्रेशन चेंज करोगे या इंक्रीज करोगे तो। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रोलिसिस का सवाल है, कह रहा है कि अगर आप नंबर ऑफ फैराडे कितना रिक्वायर्ड होगा 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम बनाना है फ्रॉम मोल्टेन CaCl2। तो 20 ग्राम कैल्शियम बनाना है किससे? CaCH2 से। तो इससे साफ दिख रहा है कि वैलेंसी फैक्टर Ca2+ से 2 इलेक्ट्रॉन लेके कैल्शियम बनेगा। तो इसका वैलेंसी फैक्टर आप देख सकते हो n फैक्टर आसानी से कि 2 है। और आप फैराडे लॉ के लिए जानते होंगे कि जो इक्विवेलेंट आपका कैल्शियम का होगा वही इक्विवेलेंट जो है आपका चार्ज का होगा, फैराडे फर्स्ट लॉ। इसी को लोग W = ZQ से भी अप्लाई करते हैं। तरीका एक ही है, बेहतर ये है कि मेरे लिए हम ऐसे ही फॉलो करते हैं और ये आसान तरीका होगा। तो इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम जरा देखते हैं। इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम होगा वेट ऑफ कैल्शियम अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम, और इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज होगा Q/F। तो वेट ऑफ कैल्शियम 20 ग्राम दिया हुआ है। इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम का बताइए, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर 40 ग्राम अपॉन 2, तो 20 ग्राम ही हो गया Q/F। तो ये कट गया और इस तरह से Q का वैल्यू जो है फैराडे के बराबर आ गया। और इसका मतलब जो नंबर ऑफ फैराडे चाहिए हम लोग को 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम मोल्टेन CaCl2 से बनाने के लिए वो 1 फैराडे चाहिए, और इसलिए करेक्ट आंसर इस यहां पर सेकेंड ऑप्शन होगा। अब ये अगला सवाल मैं ले रहा हूं, फिजिकल केमिस्ट्री में ही मैं इसको काउंट करता हूं। बहुत लोग इसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काउंट करेंगे, इसलिए काउंट कर रहा हूं बिकॉज ये सवाल इतना बेसिक है कि इसको आप 9th-10th स्टैंडर्ड में ही पढ़ते हो। जब फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है तब भी आपको मोल कंसेप्ट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन काउंट करने के लिए बताया जाता है। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा किसी भी एटम में वो उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, जो 71 है यहां पर, और यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा क्योंकि न्यूट्रल एटम है। एटम न्यूट्रल होता है तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का संख्या इक्वल। अब अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करो तो न्यूट्रॉन्स क्या होगा? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, दैट इज 104। तो बहुत आसान सवाल, बच्चा जो 9th-10th में पढ़ता है वो भी बना देगा इसे। मूल कंसेप्ट के पहले जब बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है फिजिकल में तब भी पढ़ाया जाता है ये सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन काउंट करने के लिए। हालांकि फिर भी बहुत लोग आप इस क्वेश्चन को इनऑर्गेनिक में कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि लुधिनियम दिया हुआ है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन काउंट करना भी वो लोग भी सिखाते हैं। तो खैर कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसे कभी कभी लोग फिजिकल में मानते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक में मानते हैं। मैं इसे फिजिकल में ही मान ले रहा हूं और इस अनुसार से अगर आप देखोगे तो आंसर आपका हो जाएगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन का सीक्वेंस देखना है। प्रोटॉन 71, न्यूट्रॉन 104 और इलेक्ट्रॉन 71। तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें करा है स्पिन वनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए। बहुत लोग इस क्वेश्चन को भी इनऑर्गेनिक में मान सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी मिल जाएगा आपको और आपको पीरियड टेबल में मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह आपको पढ़ाया जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, इसलिए मैं बता रहा हूं इसे। तो आर्गन 2+ का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा वो होगा क्रोमियम 2+ का, सॉरी, आर्गन 3d4। और इसका मतलब आप देख सकते हैं जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा यहां पर वो कितना आ जाएगा? 4 आएगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा आपका 4। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 है तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा आपको पता होगा स्पिन वाली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला √n×n+2 बोर मैग्नेटॉन। अब रखते हैं वैल्यू, n का वैल्यू है 4 × 4 + 2 और इसका मतलब हो गया आप देख सकते हैं 6 और 24 बोर मैग्नेटॉन और इसका वैल्यू आप देखोगे 4.90 के करीब आएगा और इसलिए करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन विल बी
दिस वन फोर्थ ऑप्शन। तो यही सारा का सारा क्वेश्चन था जिसे फिजिकल केमिस्ट्री में माना जा रहा है। बेसिकली 13 क्वेश्चन तो प्योर फिजिकल केमिस्ट्री है। ये क्वेश्चन भी फिजिकल केमिस्ट्री का ही हिस्सा ज्यादा माना जाएगा, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज वेल एज मैग्नेटिक मोमेंट निकालना भी सीखते हो। और उसके बाद जो एक सवाल था जिसमें इसके जस्ट पहले वाला सवाल जिसमें कि हमने एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन काउंट किया था, वो फंडामेंटल केमिस्ट्री बेसिक केमिस्ट्री का सवाल है जिसे लोग फिजिकल केमिस्ट्री के शुरुआत में ही स्टडी करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो टोटल 15 क्वेश्चन था फिजिकल केमिस्ट्री से इस पार्टिकुलर नीट एग्जाम में, जिसमें आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो सारा का सारा क्वेश्चन इजी या कुछ हद तक मॉडरेट था। मॉडरेट में भी ऐसा नहीं कहोगे कि बहुत डिफिकल्ट, तो 4 to 5 क्वेश्चन इसमें मुझे मॉडरेट लग रहा है और बाकी सारा का सारा क्वेश्चन आपको 10 to 11 क्वेश्चन इजी है। तो जो बच्चे भी इस एग्जाम को दे रहे होंगे मुझे लगता है वो आसानी से फिजिकल केमिस्ट्री पोर्शन को कंप्लीट किए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करूंगा एंड देन आफ्टर वी विल डिस्कस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।